इकोनॉमिक्स बाय रेखा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 2 जो है स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स +2 का। तो ज़्यादा देर न करते हुए सीधा टॉपिक पे आते हैं। देखिए कि आर्थिक समस्या क्या है। सेकंड चैप्टर है हमारा कि आर्थिक समस्या क्या है, सेंट्रल यानी कि हमारी इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम क्या है, केंद्रीय समस्याएं। उसके अंदर आता है कि आर्थिक समस्या क्या है, तो इसका कुछ मीनिंग है, कुछ डेफिनेशंस है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद इस चैप्टर में हमारे काफ़ी सारे डायग्राम्स भी है लास्ट में, वो हम इसके लास्ट में जाके वो भी करेंगे। हो सकता है वो नेक्स्ट वीडियो में आए, लेकिन उससे पहले हम इसका जो है थ्योरी जो पोर्शन है वो कर लेते हैं। आज देखते हैं क्या है इसके अंदर कि आर्थिक समस्या क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है हमारी। इसका मीनिंग दे रखा है कि वो समस्या, आर्थिक समस्या वो समस्या है जिसका संबंध वर्तमान साधनों के उचित बंटवारे तथा भविष्य में साधनों की वृद्धि और उनके वितरण से है। पहला मतलब हमारा यहाँ पे क्या है, सब वर्ड्स का हमें मीनिंग पता होना चाहिए। यानी कि वो समस्या आ रही है हमारी जिसका रिलेशन किससे है, वर्तमान साधनों से है। वर्तमान साधन कौन से हैं, जो हमारे पास इस टाइम पे एग्जिस्ट हैं, इस समय पर उपलब्ध हैं, इस समय पर उपलब्ध हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए उचित बंटवारा। उचित बंटवारे का मतलब जिस वस्तु को, साधन को जिस जगह पर लगाना चाहिए वो बंटवारा उचित बंटवारा। उचित बंटवारा मतलब इक्विलिब्रियम, संतुलित, जिसे हम बोलते हैं बंटवारा मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तथा भविष्य में साधनों की वृद्धि। भविष्य में साधनों की वृद्धि मतलब, वृद्धि मतलब हम क्या करें कि भविष्य में तो हम धीरे धीरे क्या है साधनों को बढ़ा सकते हैं, लेकिन इस टाइम पर क्या है, वर्तमान में क्या है, हमारे साधन फिक्स हैं। क्या है, फिक्स हैं। क्या है, सीमित हैं। क्या है, सीमित हैं और उनके वितरण से है। यानी कि वितरण का मतलब भी क्या होता है, बंटवारा ही होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ही होता है। ठीक है। अब इस मीनिंग को हम समझते हैं कि ये आर्थिक समस्या में कैसे वर्ड यूज किए गए हैं, ताकि हमारा जो मीनिंग है वो क्लियर हो जाए। नहीं तो इसे हमें क्या है, रटना ही पड़ता। देखिए एक वो प्रॉब्लम आ जाती है, हम कल जो फर्स्ट चैप्टर जो हमने किया था उसके अंदर यही आ रहा था कि क्या होता है इक्विलिब्रियम, इसकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम के अंदर जैसे हम ये कर रहे होते हैं सॉरी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम के अंदर कि हमारे साधन है वो सीमित है। साधन क्या है, सीमित है, लेकिन जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो असीमित हैं। ठीक है। तो इसमें भी यही बताया है कि वो जो समस्या आ जाती है सीमित साधनों की असीमित आवश्यकताओं पर साधनों का बंटवारा करने से संबंधित, इसमें क्या है कि जो हमें समस्या आ जाती है साधनों को आवश्यकताओं के ऊपर, यानी कि जितनी जगह पे जरूरत है वहां लगाने की जो समस्या आती है, उसी को आज हम जो है डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर कि वो जो समस्या होती है उसका उचित समाधान क्या है, उचित निवारण क्या है, वो हम देखेंगे। तो देखिए वो समस्या जिसका संबंध इस टाइम पर जो मौजूद हमारे साधन हैं उसका तो सही ढंग से बंटवारा किया जाए, सही जगह पर उसे लगाया जाए, तथा भविष्य में, फ्यूचर में साधनों की हम वृद्धि कर सकें। यानी कि जितनी हमें जरूरत है, मतलब आज हमारे पास एक चीज है, माना आज हमारे पास, माना आज एक मार्कर है मेरे पास, ठीक है। अब मुझे क्या है, बोर्ड पे भी काम करवाना है इसी मार्कर से,
इसी मार्कर से मुझे इस क्लास में भी काम करवाना है और दूसरी क्लासों में भी काम करवाना, इसी बोर्ड से, इसी मार्कर से, सॉरी। तो मुझे सबसे पहले मेरे पास क्या हो गया, साधन हो गए सीमित। मार्कर मेरे पास क्या है, एक है, और क्लास मेरे पास क्या है, 4 है। अब क्या कर सकती हूं मैं, मुझे ये देखना पड़ेगा, मुझे उचित बंटवारा करना होगा, उचित वितरण करना होगा कि मुझे इस टाइम पे सबसे पहले जरूरत कौन सी क्लास में मार्कर यूज करने की है। वही होता है हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कि हमारे जो साधन है, इनकम है, रिसोर्सेज हैं, मशीनरी है, वो सब जो है हमें किस जगह पर उचित ढंग से जो है यूज की जाए, और भविष्य में साधनों को बढ़ाने से संबंधित और उनका वितरण करने से संबंधित है, यानी कि उनका बंटवारा करने से संबंधित है। आ गया समझ में? यही होता है जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, मेन मोटो यही रहेगा हमारा। फिर दोबारा दोहरा देती हूँ इसी को, कि हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ साधन देखने हैं और उनके उपयोग देखने हैं, उनको कैसे यूज किया जाए, और कोशिश की जाए कि फ्यूचर में जो है हम मार्कर 1 की बजाय 4 कर सकें, 2 कर सकें, 3 कर सकें। कोशिश करो इसको बढ़ाने की, क्योंकि हमारे पास जो इसके यूजेज हैं वो ज्यादा हैं, आवश्यकताएं क्या है, असीमित है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, किसकी एक डेफिनेशन दे रखी है, तो था हमारा मीनिंग, कि हमारी आर्थिक समस्या क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है हमारी इकोनॉमिक्स की। सेकंड आता है हमारा इसकी डेफिनेशंस क्या है। देखिए कि एक जो अर्थशास्त्री हैं उनके अनुसार जो इसकी फर्स्ट डेफिनेशन दे रखी है, फर्स्ट डेफिनेशन जो इसकी दे रखी है उसको हम याद करने की कोशिश करते हैं। ये तो हमें याद हो ही गया मीनिंग, अब कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारे वर्तमान के साधन हैं उनका उचित बंटवारा करना है, और फ्यूचर में साधनों की वृद्धि करनी है और उनका भी डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ठीक, सेकंड अब इसकी हम करते हैं डेफिनेशंस। 2 डेफिनेशंस दे रखी है। ये मैं डेफिनेशंस क्यों करवाती हूँ आपको, क्योंकि जब भी क्वेश्चंस के अंदर, आपके एग्जाम के अंदर लेंथी क्वेश्चन जब डाला जाएगा, तो आपको चाहे लेंथी क्वेश्चंस हो या मीडियम लेवल के क्वेश्चंस हो, उसके अंदर आपको मीनिंग के साथ डेफिनेशन जरूर डालनी है। कोई एक डेफिनेशन जरूर याद होनी चाहिए, हर एक चैप्टर की कोई एक जरूर। ठीक है, तो देखिए मैं आपको 2 करवा देती हूँ, कोशिश करो आप 2 की 2 याद रखने की, नहीं तो एक तो ऑटोमेटिक याद रह जाएगी, क्योंकि इसके जो वर्ड है ना उनकी हम मीनिंग निकालेंगे, हमें रटना नहीं पड़ेगा। अब इसका कोई मीनिंग कह दे, हमें पता नहीं चल गया क्या है हमारी इकोनॉमिक समस्या, यही है वर्तमान साधनों का उचित बंटवारा करना और फ्यूचर में साधनों की वृद्धि करके उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, यही हमारी समस्या। क्या याद करना था इसमें बताओ इतनी बड़ी लाइन में। और हालांकि बुक में थोड़ी सी और भी है, 2-4 पॉइंट आगे पीछे लगा रखे, लेकिन हमें ये याद हो चुका है और इसको मैंने और भी छोटा बना दिया। 2 ही वर्ड याद करने हैं, याद भी नहीं बल्कि समझ से करने हैं। साधनों का उचित तो आप बंटवारा कर दोगे, फ्यूचर में साधनों को बढ़ाओगे और उनका डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, बस। नेक्स्ट है अब इसकी डेफिनेशंस, जो हम इसकी पूरी तरह से कोशिश करेंगे एज चीज याद रखने की, वो भी इसके मीनिंग के साथ। देखिए कैसे, आर्थिक समस्या का संबंध, आर्थिक जो हम समस्या पढ़ते आ रहे हैं बार बार से कि क्या है, इनका संबंध मनुष्य की, आदमी की, मनुष्य की जो है वैकल्पिक आवश्यकताओं के लिए, किसके लिए, वैकल्पिक आवश्यकताओं के लिए। वैकल्पिक का मतलब अधिक उपयोगों के लिए, इच्छित आवश्यकताओं के लिए, असीमित आवश्यकताएं, असीमित जरूरतें, इच्छाएं, वही है, उनके लिए सीमित साधनों, साधन क्या है हमारे, सीमित साधन के वितरण, वही आ गया डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, तथा इन साधनों का अधिक से अधिक, तथा इन्हीं साधनों का अधिक से अधिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए प्रयोग करने से है। क्या कह रहे हैं डेफिनेशंस, इसमें क्या है, आपको 4 से 5 वर्ड हैं जो एक बार मुश्किल लगेगी आपको, एक बार लगेगी, जैसे इसको याद, एक बार आप मीनिंग निकालोगे, याद मुश्किल बिल्कुल भी नहीं रहेगी, आसानी से आपको याद हो जाएगी। देखिए
आर्थिक समस्या क्या है, उसका संबंध ही मनुष्य से है। ये तो हम करते ही जा रहे हैं। आर्थिक समस्या किसकी निकाल रहे हैं, अर्थव्यवस्था किसकी पढ़ रहे हैं, मानव जाति की ही पढ़ रहे हैं, न कि पेड़ पौधों की पढ़ रहे हैं। ठीक है, मनुष्य के जो अर्थव्यवस्था है, आर्थिक जो उसका लेवल है, उसी की हम स्टडी कर रहे हैं कि उसे कैसे उचित समय पर उचित जो है साधनों का जो उचित बंटवारा करना है, हम यही पढ़ते आ रहे हैं। तो ये तो कोई याद रखने वाली बात ही नहीं है। इसका संबंध क्या है, मनुष्य से ही आर्थिक समस्या किसकी हम स्टडी कर रहे हैं, मनुष्य जाति की कर रहे हैं। लेकिन आगे क्या कह रहा है, देखिए अब वैकल्पिक आवश्यकता। आप जानते हो आदमी की आवश्यकता क्या है, वैकल्पिक है, अधिक है, असीमित है। जो उसकी आवश्यकता है वो असीमित है, उसके सीमित साधनों का, मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित है, उसके लिए सीमित साधनों का वितरण करना। ठीक है, ये तो मानते आ रहे, यही हम ऊपर पढ़ रहे थे। मनुष्य, बस इसको डेफिनेशन में डाल दिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा लिखने का तरीका बदल दिया, मीनिंग वही है इसके अंदर कि मनुष्य जो है हमारी आर्थिक समस्या, उसका संबंध मनुष्य की असीमित आवश्यकताओं के लिए जो है आपके सीमित साधनों का तो आप वितरण करना, यानी कि उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, बंटवारा करना, तथा साधनों का अधिक से अधिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए प्रयोग करने से है। दो ही बातें आई हैं यहाँ पर कि मनुष्य की एक तो असीमित आवश्यकताएं हैं, उनके लिए सीमित साधनों का आप डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, असीमित आवश्यकताओं के लिए सीमित साधनों का आप डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, तथा इन साधनों का ही अधिक से अधिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए प्रयोग करना है। अब इस लाइन को आप समझोगे, क्योंकि ऊपर वाला आप समझ चुके हो, लेकिन जो नीचे वाला जो लाइन है हमारी, इस लाइन के अंदर देखिए आप क्या आता है बार बार कि साधनों का अधिक से अधिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए प्रयोग करने से है, कि जो हमारे पास वही आ गया, मार्कर एक है हमारे पास, लेकिन हमें कोशिश क्या करनी है, जो इसका मीनिंग बता रहा था कि भविष्य में साधनों की वृद्धि करना तथा उनका डिस्ट्रीब्यूशन करने से है। लाइन वही है, ये टिकटॉक, सिर्फ इसको आपने डेफिनेशन में डाल दिया। यही था वर्तमान साधनों का उचित बंटवारा, यही तो है जो हमारी आवश्यकता है उसके लिए सीमित साधनों का बंटवारा, यही है। लेकिन सेकंड पॉइंट है भविष्य में साधनों की वृद्धि करना और उनका वितरण करना, ये यही तो है। तथा इन साधनों का अधिक से अधिक, यहाँ क्या था, साधनों की वृद्धि, बात वही है सेम, साधनों की वृद्धि कर रही। और यहाँ पे क्या है, अपनी जो अच्छाएं हैं, जो मैं चाहती हूँ कि मैं 4 क्लास के अंदर मार्कर यूज करना चाहती हूँ, यही है कि मेरी जो आवश्यकता अधिक से अधिक है ना, वो इससे संतुष्ट हो जाए। इतनी मेरे को कोशिश करनी है कि अधिक से अधिक आवश्यकताओं की संतुष्टि मुझे करने के लिए जो है अपनी क्या करना होगा, संतुष्टि के लिए साधनों का प्रयोग करना होगा, यही था। और इसके अंदर क्या है, अलग कुछ भी नहीं है, डेफिनेशंस के अंदर कुछ भी अलग नहीं है। हो गई क्लियर? सेकंड डेफिनेशंस देखते हैं हम अपनी, जो नेक्स्ट जो कोई अर्थशास्त्री के द्वारा है कि इसके अंदर क्या है, आर्थिक समस्या मूल रूप से चुनाव की आवश्यकता से पैदा होने वाली समस्या है। क्या है, आर्थिक समस्या मूल रूप से चुनाव की आवश्यकता से पैदा होने वाली समस्या है। ये हम पढ़ रहे हैं मूल रूप से, यानी कि जो इसका हम एक्चुअल जो हम जिसको जानना चाहते हैं, चुनाव की आवश्यकता से है, होने वाली समस्या से है। ठीक है, हम ये कल पढ़ चुके थे, जो इसका फर्स्ट चैप्टर था उसके अंदर, कि चुनाव हमें करना पड़ता है, चुनाव हमें करना पड़ता है। आगे देखिए, इस चुनाव का ही संबंध क्या है, वैकल्पिक प्रयोगों वाले सीमित साधनों का के प्रयोग से है, के प्रयोग से है। और ये साधनों के उपयोग की समस्या है। देखिए अब आपको ये लग रहा होगा ये कुछ नई डेफिनेशन आ गई, इसमें चुनाव आ गया, वैकल्पिक प्रयोग आ गया, आपको ऐसा लग रहा होगा। लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है नया, सिर्फ वही है। इसमें क्या डाल दिया, इसने चुनाव वर्ड डाल दिया और कुछ भी नहीं है। चुनाव क्या था, इन्हीं दो वर्ड के बीच का
एक मीनिंग चुनाव ही तो क्या है कि आर्थिक समस्या मूल रूप से चुनाव की आवश्यकता से पैदा होने वाली समस्या है। इनके बीच का मीनिंग ही क्या है, वर्ड क्या है, चुनाव करना ही तो है। अब हम इन्होंने डायरेक्ट चुनाव वर्ड यूज कर दिया, न कि ये बोल के कि साधनों का उचित बंटवारा करना। साधनों का उचित बंटवारा करेंगे तभी तो चुनाव की समस्या आती है, ये आप जान चुके हैं ना। साधनों का बंटवारा करने के लिए ही हमें चुनाव की समस्या से जूझना पड़ता है। वही ये कहता है चुनाव की आवश्यकता से पैदा होने वाली समस्या है। हमें चुनाव की आवश्यकता होती है, इसमें आके चुनाव वर्ड यूज करना पड़ता है, ये वही समस्या है। केंद्रीय जो हमारी आर्थिक समस्या है वो क्या है, चुनाव की आवश्यकता से पैदा होने वाली समस्या है। इन्होंने इन दो के बीच का वर्ड यूज कर दिया चुनाव। ठीक है, सेकंड देखिए इसी की लाइन कि इस चुनाव का संबंध वैकल्पिक प्रयोगों वाले सीमित साधनों के प्रयोग से है। देखिए इस चुनाव का संबंध जो है वैकल्पिक प्रयोगों वाले, वैकल्पिक प्रयोगों का मतलब आप जानते हैं कि अधिक से एक जगह से दूसरी जगह पर यूज होने वाले प्रयोग। आपको ये वर्ड इकोनॉमिक्स में बार बार परेशान करेगा कि वैकल्पिक का मतलब क्या होता है। वैकल्पिक का मतलब एक बार आप इसको जो बेसिक से समझ लो कि क्या होता है। मतलब ये कि मेरे पास एक क्लास है +1 की, एक +2 की, मानो मार्कर मेरे पास एक है, ठीक है, एक 11th की क्लास है और एक +2 की क्लास है। मुझे ये देखना होता है कि यूज इसके कौन से है, 2 और वस्तु कितनी है, 1। तो ये वैकल्पिक प्रयोग हो गई, वैकल्पिक प्रयोग। ठीक है, उसके बाद देखिए चुनाव का संबंध क्या है, यानी कि मुझे चुनना होता है वो वैकल्पिक प्रयोगों वाले सीमित साधनों के प्रयोग से है। चुनाव का संबंध किससे होता है, चुनाव का संबंध किससे है, जो हमारे वैकल्पिक प्रयोग है उसके ऊपर सीमित साधनों के प्रयोग से है। सीमित साधन 1 है, वैकल्पिक प्रयोग 2 है। इसका प्रयोग कौन से लेवल पे किया जाए यही बताती है ये डेफिनेशंस। क्लियर, आगे देखिए यह साधनों के उपयुक्त उपयोग की समस्या है। यही इसने लास्ट में बताया है कि साधनों का जो है उपयुक्त, उचित, संतुलित उपयोग किया जाए, वो उसकी क्या है, समस्या है। आई होप आप समझ गए होंगे। एक एक वर्ड को जो है इसको डिफाइन कर दिया है। अब आपको लग रहा है कि आपको कोई भी इसकी डेफिनेशंस या मीनिंग को रटने की जरूरत है। एक बार हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, बहुत ही आसान हो जाएगा। अब आपको याद नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ आपको इसका क्या है देखते ही वर्ड समझ में आ जाता है कि ये क्या होता है। डेफिनेशंस एक बार आपको देखनी पड़ेगी, अगर उसका मीनिंग पता है तो डेफिनेशंस याद करने में मुश्किल नहीं होती बिल्कुल भी। देखिए क्या होता है हमारा आर्थिक समस्या कि वर्तमान जो हमारे पास साधन है इस टाइम पे प्रेजेंट, उनका हम सही ढंग से यूज करें, सही जगह पे उसे बांटा जाए, सही जगह पे उस साधन को यूज किया जाए, लागू किया जाए, तथा भविष्य में उस साधन की जो है वृद्धि की जाए और उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको याद रह सकता है। इसका मीनिंग या डेफिनेशंस याद करने के लिए आपको जो है ये याद रह सकता है। नेक्स्ट देखिए इसका जो है डेफिनेशंस डाली गई अर्थशास्त्रियों के द्वारा कि आर्थिक समस्या का संबंध मनुष्य की वैकल्पिक आवश्यकताओं के लिए सीमित साधनों के वितरण तथा इन साधनों का अधिक से अधिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए प्रयोग किया जाए। ठीक है, सेकंड आता है इसका आर्थिक समस्या होती है वो मूल रूप से चुनाव की आवश्यकता से पैदा होने वाली समस्या है। आप जान गए हो जो हमारी आर्थिक समस्या वो मूल रूप से किसकी है, चुनाव की ही समस्या है, इससे होने वाली जो है समस्या है। ठीक है, उसके बाद इस चुनाव का संबंध किससे होता है, इसके वैकल्पिक प्रयोगों से ही तो होता है, सीमित साधनों का प्रयोग करने से है, और ये जो सीमित साधन है उनका उपयोग की समस्या है। बस यही थी इसकी डेफिनेशंस। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। आगे देखिए अब हम करेंगे इसके बाद कि हमें जो है ये समस्याएं
आने के कारण क्या क्या है, ये समस्याएं आने के कारण क्या क्या है, अब हमें वो देखना होगा कि आर्थिक समस्या क्यों पैदा होती है। अब तक हम इसका मीनिंग पढ़ चुके हैं, इसके डेफिनेशंस पढ़ चुके हैं। अब ये कहते हैं कि ये समस्याएं आने के कारण क्या क्या है, समस्याएं क्यों पैदा होती हैं। तो इसके कारण बताए गए हैं कि जो हमारी आवश्यकताएं हैं, एक तो वो असीमित हो गई। ठीक है, पहला पॉइंट है इसके अंदर क्या है कि आपकी जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित हो गई। हमने ये पॉइंट लिख दिया। इसके कारण होने के 3 पॉइंट है हमारे कि 3 वजह से हमें आर्थिक समस्या से जूझना पड़ता है। सबसे पहले नंबर पे असीमित हमारी आवश्यकताएं हैं। आप जानते हो जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो असीमित होने का मतलब बढ़ती रहती हैं, टाइम के अनुसार चेंज होती रहती हैं, जिनका एक पॉइंट पर फिक्स रहना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। तो इसके लिए हमें स्टडी करना पड़ रहा है। मान लीजिए हमारे पास आज के टाइम पे, आज हमारे पास साइकिल है, आने वाले कुछ टाइम बाद हमें क्या है, मुझे लगता है नहीं बाइक सही है, स्टेबलिस्ट लगती है, बाइक आ जाती है। उसके बाद हमें ये लगता है नहीं बाइक से तो काम नहीं चल रहा, हमें गाड़ी की जरूरत है, गाड़ी आ जाती है। उसी के बाद हम एक नॉर्मल गाड़ी लेके आते हैं, फिर हमें क्या हो जाता है, ये लगता है नहीं लग्जरी जो गाड़ियां आई हुई है वो अच्छी हैं। यानी कि कोई भी एग्जाम्पल आप ले लीजिए, किसी भी वस्तु का, आप घर पे कोई भी सामान यूज करते हैं वो देख लीजिए। जैसे घर पे जैसे पहले हम कपड़े से यूज कर लेते हैं, पहले हम नॉर्मल कपड़े पहनते हैं मान लो, फिर उसके बाद ब्रांडेड, उसके बाद फिर फैशनेबल, उन पर चले जाते हैं। नेक्स्ट है जैसे हम पहले फैन ले लेते थे, फैन के नीचे काम कर लेते थे, उसके बाद कूलर आ गया, अब कूलर के बाद एसी यानी कि एयर कंडीशनर्स पर चले गए हैं। तो धीरे धीरे क्या है, जैसे जैसे हमारा टाइम बीतता जाता है, इनकम लेवल थोड़ा सा भी क्रिएट ज्यादा हो जाता है, तो हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो बढ़ जाती हैं। तो हमारी आवश्यकताएं क्या हो जाती हैं, असीमित हो जाती हैं, जिस वजह से हमें आर्थिक समस्या से जूझना पड़ता है। आर्थिक समस्या मेन मतलब ये है, आप जब भी कोई भी अर्थव्यवस्था के अंदर किसी भी पॉइंट की आप स्टडी करो तो ये जरूर देख लेना कि जो हमारा मेन मोटो एक ही रखना, इसके अंदर मेन फोकस एक एग्जांपल को लेकर चलना कि हमारी सैलरी माना इतनी है, आप उसको कितना भी मान लेना, 10,000 से लेके यानी कि आप कितना भी 1 लाख या जहां तक भी आप जाना चाहो आप रख लेना कि हमारी सैलरी माना इतनी है। उसके बाद आप ये देखना कि हम इसमें से खर्च कितना करना चाहेंगे और इसमें से हम सेविंग कितना करना चाहेंगे। आपके ऊपर डिपेंड करता है इसका जो आप कंजप्शन कितना करोगे, उसकी आप सेविंग कितना करोगे, कितनी इन्वेस्टमेंट करोगे, वो आप हर बार एग्जांपल जब भी सोचो इसी के ऊपर देख लेना, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमारी सैलरी आज 10,000 है, ठीक है, इसी के अनुसार हम घर में यूज कर रहे हैं, मान लो टेबल फैन या फैन जो भी है, जैसे ही हमारी सैलरी मान लो 12,000 हो जाती है, बढ़कर कितनी हो गई 15,000 मान लो हो जाती है, तो हमारे पास टेबल फैन या फैन की बजाय क्या होना चाहिए, कूलर होना चाहिए। यानी कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो फिर बढ़ जाती है, एक लेवल पर क्रिएशन जो अपर लेवल पर चली जाती है। समझ में आया। सेकंड आता है हमारा कि हमारे जो साधन है ना वो सीमित हैं या फिर वो दुर्लभ हैं, सीमित हैं या फिर वो दुर्लभ हैं साधन। यही हमारी सैलरी क्या है, फिक्स है, सीमित है, दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से कमाई जाती है। यही होता है कि जो हमारा इनकम लेवल है, या चाहे कोई मशीन भी हो, हमारे पास वही एग्जांपल ले लो मार्कर वाला, मार्कर हमारे पास 1 है, क्लास मेरे पास 4 है, कहाँ पर यूज करूं, वैकल्पिक प्रयोग बहुत है, इसकी आवश्यकता बहुत है इस मार्कर की, लेकिन यूज तो ये तो फिक्स है ना, ये फिक्स है। बढ़ाना चाहूं तो 1 से 2 कर दूंगी, टाइम आने पर 3 भी कर दूंगी। ये हम एग्जांपल अब छोटा सा ले रहे हैं कि मार्कर कोई नहीं 20-30 रुपए का है, 50 रुपए का जो भी है, लेकिन जब हम बात करें सैलरी की या हम बात करें मशीनरी लेवल की, जब हमारे कॉस्ट लाखों रुपए में होती है तब उस चीज को बढ़ाना मुश्किल होता है। लेकिन आवश्यकता जो है, फैक्ट्री मालिक होगा उसकी आवश्यकता तो बहुत होती है, वो चाहता तो बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन सबसे पहले उसे ये देखना पड़ता है जो उसके साधन है वो कितने हैं, फिर वो डिपेंड करेगा कि कौन सी आवश्यकता को वो पूरा करे। ठीक है, और इसका थर्ड पार्ट वही आता है कि इसका वैकल्पिक प्रयोग।
यहाँ पे आगे सबसे बड़ी समस्या पैदा हो जाती है कि उसके पास माना उसने जैसे तैसे करके मशीनरी है, सैलरी है, जो साधन है उसका, उसने उसका जुगाड़ तो कर लिया, ठीक है, उसको ये भी पता चल जाता है कि उसकी जरूरत क्या है, लेकिन यहाँ आके हमें मुश्किल हो जाती है कि उसका यूज कहां पर किया जाए, क्योंकि मार्कर के वैकल्पिक प्रयोग का मतलब मार्कर है, चाहे आप इसकी बजाय आप कोई भी चीज, जैसे आजकल मैंगो है, मैंगो के यूज देखियो, जैसे इसका जूस भी बन जाता है, फ्रूट में भी खा लेते हैं और इसको सैलड में भी खाते हैं हम, ठीक है, सैलड में भी खाते हैं। तो हमें ये देखना पड़ता है कि हमें आज मैंगो का जूस बनाएं, वो बेटर रहेगा, या फ्रूट बनाए, फ्रूट की तरह खाएं इसको, या फिर इसको सैलड में खाया जाए, इसको किस तरीके से खाया जाए, या आप जैसे कोई भी घर की चीजों से आप इन चीजों को देखने, आपको इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। जैसे एक इसका परफेक्ट है, जैसे आपका मिल्क, क्या है, मिल्क से कितनी चीजें बनाई जाती हैं, मिल्क से कितनी चीजें बनाई जाती हैं, आप देख लो, इससे ही हमारा दही बनता है, घी, लस्सी, और क्या पनीर, और क्या मिठाई, और भी अदर चीजें इसकी बहुत सारी बनती हैं। हमें ये देखना पड़ता है कि आज प्रेजेंट इस टाइम पे मिल्क कितना है, क्या रेट है, उसका हमें दही बनाना बेटर रहेगा, या घी उसका बनाना बेटर रहेगा, या उसकी लस्सी बनाना उसका बेटर रहेगा, उसका पनीर बनाना बेटर रहेगा, या फिर उसकी मिठाई बनाना बेटर रहेगा। ये हमें देखना पड़ता है। यही सबसे बड़ी मुश्किल होती है यहाँ पर आकर कि उसके वैकल्पिक प्रयोग का मतलब एक से ज्यादा यूज होना, एक प्रोडक्ट के, एक वस्तु के, एक साधन के एक से ज्यादा यूज होना, तब हमें समस्या क्रिएट हो जाती है कि इस जो साधन से हमें क्या चीज में इसको यूज करवाया जाए ताकि हमें मैक्सिमम आउटपुट और मैक्सिमम संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन मिल सके, ठीक है। क्लियर, वैकल्पिक प्रयोग का आप मतलब समझ गए। इसी का कोई और भी आप ले सकते हो, जैसे आपके पास मान लीजिए कोई भी, मान लो कपड़ा है, मान लिया 5 मीटर है वो, ठीक है। अब आपको ये देखना पड़ता है कि इस कपड़े से क्या, कौन सा वस्त्र तैयार करवाया जाए, ठीक है। आप देखते रहोगे कि बच्चों के कपड़े बनवाएं, या हमारी उम्र के कपड़े बनवाए जाए, या फिर बड़े लोगों के कपड़े बनवाए जाए। यानी कि कपड़े का तो बहुत यूज है, कुछ भी बनवा सकते हो आप, उसकी चादर यानी कि टॉवल्स वगैरह कुछ भी बना सकते हो। वही देखना होता है कि वैकल्पिक प्रयोग का मतलब क्या होता है, कि उसके बहुत सारे यूजेस होना, ठीक है, और उसको कहां पर लगाया जाए, ठीक है। यही आ गया इसका थर्ड पॉइंट। क्लियर, आगे देखते हैं हमारा इस बुक के अंदर टॉपिक क्या है आपका। इस बुक के आने के बाद, चैप्टर के बाद, देखिए इसमें पॉइंट आपका तो दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास। कल हम करेंगे इसके डायग्राम्स। आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखें, पहले इस टॉपिक को पढ़ें, उसके बाद आप बुक की स्टडी करें, उसके बाद देखें आपको कितना समझ में आया है। और प्लीज चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताएं आपको कितना समझ में आया और कितना नहीं आया, ताकि मैं भी जो आपकी आज की क्यूरी है वो आने वाली वीडियो में जो उसका आंसर डाल सकूं। थैंक यू स्टूडेंट्स।